हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम पहले भी एक वीडियो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कर चुके हैं। तो वह वीडियो का 11th पार्ट है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो का 11th पार्ट है जिसमें हमने सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक किए थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो भी मैटर हमने उस वीडियो में पढ़ा था, वीडियो के 11th पार्ट में, तो वह जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का जो डेटा है, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का डेटा। ठीक है। सो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, वह 1 वर्ष से लेकर के, ठीक है, 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का डेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 वर्ष तक का। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि कैसे बच्चों में ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, कैसे विकसित होती है। बच्चों में जो समानुभूति और परोपकारिता के गुण हैं वो कैसे आते हैं। बच्चे जो कुछ इमोशंस हैं जैसे कि भय हो गया, डर और क्रोध हो गया, ठीक है, एंगर और आक्रामकता मीन्स अग्रेशन का जो एक इमोशंस होते हैं, ये कैसे बच्चों में विकसित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और रहेगा इस क्लास में जो कि है स्वयं कल्पना, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। समाजीकरण है, जो सोशलाइजेशन है, और सोसाइटी में रह कर के बच्चे जो भी व्यवहारों के, बिहेवियर्स के जो भी मीन्स रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे सीखते हैं बच्चे, वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो रिवार्ड है और पनिशमेंट है, उसका क्या रोल रहता है बच्चों के व्यवहारों को एक शेप करने के लिए, व्यवहारों को बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसके बारे में तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमारे ये टॉपिक रहेंगे। सो थोड़ा पीछे मैंने आपको बताया है कि हम जो डिस्कस किया था हमने मैटर, वो 1 वर्ष से लेकर के, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का था। लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैटर, वो 13 मंथ से लेकर के 36 मंथ मीन्स 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक है। ठीक है, वह बच्चों में कैसे, बच्चों के जो बढ़ते हुए संबंध है, मीन्स कैसे वह समाज के साथ, अन्य लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, कैसे उनकी जो पर्सनैलिटी है वो विकसित होती है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, पहलू होंगे, उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से फर्स्ट टॉपिक से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे कह रहे हैं स्वायत्ता का विकास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि ऑटोनॉमी होता क्या है, स्वायत्ता होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सो कह रहे हैं कि इस आयु वर्ग के बच्चों की एक खास विशेषता यह है कि इन्होंने जो नई शब्द है उसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो हमने, अगर आप कल की क्लास की बात करें तो कल की क्लास में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट किया था, जिसमें हमने लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि बच्चे जो नावाचक शब्द होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो भी उनमें बनाने की जो क्षमता है या एबिलिटी है या योग्यता है वो विकसित हो जाती है ना। तो उसी से यहाँ पे जुड़ा है, कह रहे हैं कि उन्होंने नई शब्द का इस्तेमाल करना सीख लिया है और जिस हद तक संभव हो सकता है वह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उसका हर जो भी दूसरा कथन रहता है, जो भी मीन्स हर स्टेटमेंट रहती है बच्चे की, तो कह रहे हैं उसमें इस नई शब्द का यूज़ होता ही होता है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, यदि आप इस उम्र के बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो भी प्रस्ताव होता है या उनके अनुरोध होते हैं, है ना, जो भी मीन्स वो रिस्पॉन्स देते हैं या जो भी वह बोलते हैं, तो उनके जो भी बोलने में वह सिर न के संकेत में हिला देते हैं। तो मीन्स ऐसा हम देखते हैं अगर ऑब्जर्व करते हैं इस एज के बच्चों को। लेकिन आगे कह रहे हैं वास्तव में बच्चों का पालनकर्ता के निर्देशों का हर बार पालन न कर अपनी मनमानी करना और कई रोचक स्थितियां पैदा कर देना, ठीक वैसा जैसा कि दीपक और उसकी मौसी के बीच हुआ। तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, जो भी इन्होंने एग्जाम्पल के बेस पे समझाया है, क्योंकि आगे इसी चीज़ को ऑटोनॉमी के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दीपक मौसी द्वारा बनाया हुआ दलिया नहीं खा रहा। उसकी मौसी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, उसको पुचकारा, उसको मुस्कुरा कर बुलाया और हार कर वह उसने गुस्सा भी दिखाया, परंतु उसका कोई भी जो प्रयत्न था वह दीपक को दलिया खिलाने के लिए राज़ी नहीं कर सका। ठीक है, मौसी ने बहुत बार बार प्रयत्न किए कि कैसे ना कैसे करके दीपक को दलिया खिलाया जाए। तो उसने उसको मीन्स लाड प्यार किया, मुस्कुरा करके कहा, निम्रता से, मीन्स हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि मौसी ने हर कोशिश की, लेकिन वह जो दीपक है वह दलिया खाने के लिए जो है राज़ी नहीं हुआ। तो कह रहे हैं हर बार वह नहीं में जवाब दे देता। ठीक है, और अपना जो भी एक्टिविटी कर रहा है, बोतलों के साथ, वह ढक्कनों के साथ खेल रहा है, तो वो कर रहा था। ठीक है, मौसी हार कर लौटने लगी और
उसको एक कह रहे हैं तरकीब सूझी। तो उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर के दीपक को कहा, अच्छा तो मैं रसोई में जा रही हूँ और तब तक जो है दलिया बिल्कुल मत खाना, ठीक है। मीन्स उन्होंने उसी चीज़ को एक नेगेटिव सेंटेंस में बदल करके कह दिया कि मैं रसोई में जा रही हूँ और तब तक जब तक मैं आऊँगी तो यह दलिया आप मत खाना, यह यहीं पर होना चाहिए, इसको खाना नहीं है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐसा लगा, तो कह रहे हैं ऐसा कहते हुए वह रसोई की ओर जाने लगी और मौसी के इस व्यवहार में ऐसे आकस्मिक परिवर्तन से दीपक का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। मीन्स दीपक को लगा कि भाई अब उसे किसी काम करने से रोका जा रहा है कि यह दलिया आपने नहीं खाना, ठीक है ना। तो ऐसा सोचते हुए कह रहे हैं उनकी ओर देखने लगा। वे अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुंची थी कि कह रहे हैं दीपक ने अपना खेल छोड़ करके शरारत भरी नज़रों से मौसी को देखते हुए दलिया खाने लग गया, ठीक है। तो मीन्स अब यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि बच्चों को जो चीज़ हम कहने के लिए करते हैं वो अपनी मर्जी से, अगर मन करता है तो करेंगे, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसको कहा जा रहा था कि भाई दलिया खा ले तो वह नहीं खा रहा था, लेकिन जब उसको कहा दीपक को कि भाई दलिया आपने नहीं खाना है तो फिर वह दलिया खाने लग गया, है ना। तो इससे पता चलता है कि भाई बच्चे हैं वो अपने आप को एक, उनमें स्वतंत्रता की भावना आ गई है, अपने आप को वह फ्रीडम में रखना चाहते हैं, वह किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं चाहते पालनकर्ता से, मीन्स केयर गिवर से, जहाँ अपने माता पिता से, ठीक है। तो आगे फिर इसी चीज़ को जोड़ा है, देखते हैं। तो कह रहे हैं इस उम्र के बच्चों में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की जो भावना है वो विकसित हो जाती है, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा है। वे सब अपने बारे में अधिक जागरूक होने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि वे कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो जिस प्रकार उसे जब उसकी मौसी ने कहा था दीपक को कि भई आपने दलिया नहीं खाना है, तो यहाँ पे उसे लगा कि भाई अब कि मौसी को लग रहा है कि यह वह कार्य नहीं कर सकता दलिया खाने वाला, तो फिर उसको मीन्स उसने उस कार्य को करके दिखा दिया, वह दलिया खा लेता है ना। तो इसलिए बच्चों को लगता है कि वह किसी भी तरीके का कार्य कर सकता है और जो भी नए तरीके की उसमें योग्यताएँ आती हैं उन योग्यताओं को वह आगे क्या है आजमाते हैं और बच्चों को अपनी योग्यताओं के प्रति यहाँ पे विश्वास होता है और अधिक मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं विकसित हो जाते हैं, जो भी उनकी योग्यताएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। बच्चों की कई दैनिक जो मीन्स डेली लाइफ, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके अपनी योग्यताओं के प्रति बढ़ते हुए विश्वास को भी दर्शाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं जिससे हमें लगता है कि भाई उनमें बहुत ज़्यादा योग्यताएँ आ गई हैं, ठीक है। सो आगे कह रहे हैं बच्चों की जिज्ञासा और कुछ कर पाने की जो बढ़ती हुई योग्यता है परस्पर मिलकर उनके संसार को क्या बना देती है, इंटरेस्टिंग बना देती है। जब बच्चे को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने के जो अवसर है, पर मीन्स जब वह फ्री रह कर के जो डिस्कवरी करता है, जहाँ उसको डिस्कवर करने के कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो कह रहे हैं उसमें आत्मविश्वास है, जो जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो स्वयं योग्यता है, ठीक है, जिसको हम सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ योग्यता बोल सकते हैं। इस तरीके की भावनाएं उसमें विकसित हो जाती है, ठीक है, और उनमें स्वायत्ता, ऑटोनोमी कह रहे हैं, उभरती है। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्वायत्ता है उससे क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने आप चुनकर या अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो उनमें जो स्वायत्ता आती है तो उसका क्या मतलब है कि अपने आप चुनकर या अपनी इच्छा के अनुसार, मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि अपने चुनाव स्वयं करना, खुद क्या वह करना चाहते हैं, क्या उसकी मीन्स क्या इच्छा है जो वह करना चाहते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार जब बच्चा कार्य करने लग जाता है तो उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने की योग्यता या निर्णय लेना ही स्वायत्ता कहलाता है, ठीक है। तो सिंपली इसको हम ये बोल सकते हैं कि अपने आप या अपनी इच्छा के द्वारा कुछ कर पाने की योग्यता, ठीक है। सो सिंपली इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जब हम कह सकते हैं दूसरे साल में, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उसमें ऑटोनॉमी का गुण आ जाता है। तो ये आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है। जो दूसरे साल की अगर बात करें तो दूसरे वर्ष में बच्चों में ऑटोनॉमी का जो गुण है वो आ जाता है, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी के बारे में और थोड़ा मैं बता देता हूँ कि एक प्याजे थ्योरी थी, ठीक है। तो उन्होंने एक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है। प्याजे ने एक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जिसमें मीन्स उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ पे आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। जो हमारे पास प्याजे थे उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। सो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी मॉरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। एक तो है हमारे पास एनोमी, एनोमी स्टेज, ANOMY, एनोमी। दूसरा है हमारे पास हेट्रोनोमी, हेट्रोनोमी, और तीसरी है हमारे पास ऑटोनोमी, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज आप याद रखोगे। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई ऑटोनॉमी प्याजे की कौन सी स्टेज है जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में उन्होंने बताई है, तो यह 3rd स्टेज है, ठीक है। जहाँ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस बताई हैं, 3 स्टेजेस बताई है ना। तो
किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सो एनोमी, हेट्रोनोमी और ऑटोनोमी। और एक बात और बता दूं कि जो हेट्रोनोमी है इसको आगे 2 टाइप्स में बांटा हुआ है, मीन्स इसको इसकी 2 सब स्टेजेस हैं। एक तो है डिसिप्लिन और रेसिप्रोसिटी, ठीक है, इसमें आप याद रख सकते हो डिसिप्लिन और रेसिप्रोसिटी, ठीक है। सो ये प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी दी थी उसमें 3 स्टेजेस मॉरल से रिलेटेड बताई थी, ठीक है। और हेट्रोनोमी को 2 सब स्टेजेस में कैटेगराइज किया था, डिसिप्लिन और रेसिप्रोसिटी में, ठीक है। सो ऑटोनॉमी की बात आई तो इसमें सिंपल जस्ट आपने याद रखना है कि भाई जब बच्चे स्वतंत्र रह करके किसी भी सिचुएशन में किसी कार्य को करने की जो उसमें योग्यता होती है, ठीक है, वो उसकी ऑटोनॉमी होती है। बच्चे यहाँ पे फ्री रह करके अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद कह रहे हैं कि इस अवस्था में स्वायत्ता की भावना का विकास भी जरूरी है, क्योंकि भावना स्वयं परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की जो मनोवृत्तियाँ को जीवन भर प्रभावित करती हैं, ठीक है। यदि बच्चे को अन्वेषण करने की स्वतंत्रता न दी जाए तो उन पर मीन्स नियंत्रण या रोक टोक रखी जाए, तो उन्हें स्वायत्ता की स्वीकृति न दी जाए तो इसमें बच्चे अपनी योग्यताओं के प्रति उन्हें क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया गया है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्वायत्ता की भावना है, ठीक है, उसको विकसित करने के लिए पेरेंट्स या जो केयर गिवर रहता है उसकी भी कोई ना कोई मीन्स उनका भी रोल रहता है, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती हैं कि बच्चे फ्रीली रह करके कोई भी काम करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के द्वारा उनको रोक टोक या उन पर कंट्रोल किया जाता है बहुत ज़्यादा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको चोट लग जाएगी, या ऐसा मत करो। मीन्स वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से मीन्स उनको रोक दिया जाता है उस कार्य को करने के लिए। तो फिर क्या क्या होता है कि बच्चों में एक तरीके का डाउट पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कहा गया है कि उदाहरण के लिए बार बार उसे कहना कि नहीं उसे मत छुओ, तुम उसे ख़राब कर दोगे, पानी से मत खेलो, जहाँ उनके प्रयासों की प्रशंसा जो है तो दूर उनको नकारात्मक विवेचना, मीन्स उनको आप कैसे ना कैसे उनमें नेगेटिव थिंकिंग भर रहे हो और आप उनको नकार रहे हो, इग्नोर कर रहे हो जो भी वह एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है। तुम खाते समय हमेशा अपना चेहरा क्यों गंदा कर लेते हो, इस तरीके की जब आप बातें करते हैं तो यहाँ पे बच्चा क्या है, डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। जब वे अपने प्रयासों के प्रति बार बार देखता है कि उसके जो भी वह कर रहा है उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या उसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके को जब वह फील करते हैं तो उसको अपनी योग्यताओं के प्रति शेम एंड डाउट की भावना आने लग जाती है, मीन्स उनकी योग्यताएं कहीं ना कहीं दब कर रह जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों की जिज्ञासा ही या कुछ कर पाने की योग्यता ही वातावरण या संसार को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो बच्चों को यदि खोज करने और स्वयं कार्य करने के अवसर मिलते हैं तो उनमें फिर कॉन्फिडेंस और एबिलिटीज़ की भावना आती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए जो उनको डिमोटिवेट करे। तो इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं सरल कार्य स्वयं कर पाना बच्चों को पालनकर्ता से कुछ हद तक स्वतंत्रता देता है। बच्चों को यह बढ़ती हुई स्वतंत्रता माता पिता और बच्चों के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें चेंजेस लेकर के आती हैं। परिवार के सदस्यों को कुंठित होने की बजाय कह रहे हैं कार्यों को स्वयं करने की बच्चों को इच्छा को समझना चाहिए, ठीक है। मीन्स यदि बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी खुद करना चाहते हैं, कोई वह कार्य खुद करना चाहते हैं तो यहाँ पे चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी मीन्स फैमिली मेम्बर्स होते हैं वे अगर उन पर गुस्सा होते हैं या चिंतित होते हैं, ठीक है, तो उन्हें रोक टोक कर देते हैं। इसकी बजाय उन्हें रोक टोक करने की बजाय उसे जो भी उसकी इच्छा है स्वयं कार्य करने की, इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। बच्चों को कह रहे हैं सदैव पालनकर्ता के निर्देशों का पालन करने से इनकार करना उनके प्रति विद्रोह नहीं होता। तो हम मीन्स यहाँ पे ये सोच लेते हैं कि अगर बच्चा हमारे द्वारा कोई भी हम उसको कोई भी ऑर्डर देते हैं या कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो वह उसको क्या है, मना कर देता है, तो हमें लगता है कि वह हमारा विद्रोह कर रहा है, लेकिन यह ऐसी योग्यता नहीं है। मीन्स वह इस तरीके का यह जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वह स्वयं क्या कर सकते हैं, मीन्स वह खुद करना चाहते हैं, खुद वह डिस्कवर करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वह दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उसके पास क्या योग्यता है, ठीक है। वह अपने कौशलों में दक्ष होने का प्रयास यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे हमने जस्ट इतना ही पढ़ा कि भाई पेरेंट्स या केयर गिवर्स के द्वारा बच्चों को स्वयं कोई ना कोई कार्य है या क्रिया है उसको करने से रोक टोक नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनमें जो भी सेल्फ एबिलिटी है उसके प्रति जो भी डाउट है या शेम है वो ना विकसित हो जाए, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें विकसित हो जाती है तो उसमें नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो
उनकी इस योग्यता को समझने के लिए मीन्स जस्ट बच्चों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो भी वह स्वतंत्र रह करके कुछ कर रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं अपना नुकसान न कर लें, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। तो उसके बाद कह रहे हैं द्वंद्व स्थापित करना सीखना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया है कि बच्चे कैसे रिलेशन बनाना सीखते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो कह रहे हैं इस आयु वर्ग के बच्चे घर में और आस पड़ोस में अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके साथ संवेगात्मक संबंध बनाते हैं। मीन्स वह इमोशनली तरीके से दूसरे लोगों के साथ आस पड़ोस में अन्य लोगों के साथ क्या है जुड़ जाते हैं। मीन्स एक दूसरे के प्रति जो एक इमोशंस होते हैं वो उनमें विकसित हो जाते हैं, ठीक है। उनके प्रति एक मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के प्रति बच्चों का कह रहे हैं लगाव एक सा नहीं होता। उन्हें कुछ लोगों से अन्य की तुलना में अधिक लगाव होता है। मीन्स कुछ ही लोग होते हैं जिनसे वे लगाव रखते हैं, जिनसे वे लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। सो कह रहे हैं जो स्नेहशील वयस्कों के साथ संबंध स्थापित करना बच्चों के लिए कठिन कार्य नहीं होता। तो जो वही बड़े होते हैं आस पड़ोस में, अगर वह बच्चों को प्यार देते हैं, ज़्यादा स्नेह करते हैं, है ना, उनके साथ कोमलता से सॉफ्टली तरीके से पेश आते हैं तो उनके साथ वह ईजिली रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है। सामान्यता कह रहे हैं वयस्क बच्चों के प्रति प्रेम पूर्ण या परिपोषक और प्रशंसापूर्ण व्यवहार करेंगे और बच्चे भी ऐसे वयस्कों के साथ शीघ्र ही क्या है अपने जो रिलेशन है वो स्थापित कर लेते हैं, इमोशनली तरीके से जुड़ जाते हैं। किंतु हम उम्र बच्चों के साथ जो सिचुएशन है वह बिल्कुल यहाँ पे अलग होती है। कह रहे हैं हम उम्र बच्चे बालिका की आवश्यकताओं को अपनी इच्छाओं से अधिक वरीयता नहीं देते। कह रहे हैं वे वयस्कों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनके स्नेह के लिए बालिकाओं मीन्स अपनी हम उम्र के साथ बच्चों के साथ क्या है कंपटीशन का भाव भी रखते हैं, ठीक है। मीन्स हम उम्र के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनता। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे हम उम्र बच्चों को कई बार आपने देखा होगा कि दो बच्चे जो हम उम्र है वे एक दूसरे की शिकायत करते हैं अपने पिता को या अपनी माता को या अपने बड़े भाई को, है ना, कि ये ऐसा कर, क्योंकि वे एक दूसरे को मीन्स वहाँ पे स्पर्धा का भाव होता है, एक कंपटीशन का भाव होता है उसमें, ठीक है। सो आगे कह रहे हैं इसमें कि बहुत सारी रिसर्चेज हैं, इससे यह पता चलता है कि 6 महीने की आयु में जो भी बच्ची है वह दूसरे बच्चों के साथ इंटरेस्ट दिखाने लगती है, ठीक है। इस आयु वर्ग की बालिका है वह समझने लगती है कि अन्य शिशु भी इसी की तरह है और उनके साथ जो अंतक्रिया है सब सामाजिक होने लगती है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो है परोपकारिता और समानुभूति का, मीन्स आल्ट्रिज्म और एम्पथी का, ठीक है। आल्ट्रिज्म और एम्पथी, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो परोपकारिता क्या है और जो एम्पथी है वो क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 2 और 3 वर्ष की उम्र के छोटे बच्चे एक दूसरे से सामाजिक अंतक्रिया के अलावा अन्य प्रकार के सकारात्मक जो सामाजिक व्यवहार होते हैं वो भी दर्शाते हैं। इनमें से है एक परोपकारिता, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, इससे अभिप्राय है कह रहे हैं बिना किसी निजी लाभ के किसी दूसरे के साथ चीज़ें या समय या सामान बांटना। मीन्स हम जब अपने बिना किसी स्वार्थ से किसी दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं, बिना किसी स्वार्थ से या दूसरों के साथ हमारा जो एक मिलनसार होता है, जहाँ हम कह सकते हैं कि बिना किसी स्वार्थ से हम अपनी चीज़ें दूसरों को सौंप देते हैं जस्ट हेल्प के लिए, तो वो क्या है, वो एक तरीके की परोपकारिता होती है, ठीक है। सो कह रहे हैं बच्चों में परोपकारिता का यहाँ पे विकास हो जाता है लगभग 2 और 3 वर्ष में। वे बिना किसी स्वार्थ से दूसरे बच्चों को अपनी जो पेन पेंसिल है या इरेजर है ना, या शार्पनर है वो दे देते हैं, ठीक है। परोपकारिता के विकास से संबंधित है कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, मीन्स अपना सामान, अपनी खिलौने, अपनी वस्तुएं शेयर करना, ठीक है, दूसरों के साथ बिना किसी निजी लाभ के, बिना किसी प्रॉफिट के या बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है। उसके बाद एम्पथी है, इससे का अभिप्राय है कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझना, ठीक है। तो मीन्स जब हम दूसरों के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उनको अगर हम समझते हैं तो इट मीन्स हम क्या है, हम में जो है समानुभूति की भावना है और जो है लगभग हर एक इंसान में होती ही है, ठीक है। और दूसरों की भावनाओं को समझ पाना यह तभी संभव है जब बच्चे दूसरे व्यक्तियों के नज़रिए से सिचुएशन को देख पाते हैं। मीन्स कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई आप तो मुझे समझ ही नहीं रहे, इट मीन्स मतलब उसका ये होता है कि जिस नज़रिए से कोई दूसरा व्यक्ति किसी सिचुएशन को देख रहा होता है तो उसी तरीके से मीन्स समझने वाले को भी उसी ही नज़रिए से सिचुएशन को देखना चाहिए, ठीक है। यह एक तरीके से कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पहलू है जो एम्पैथी है, क्योंकि इसमें हम अपनी जो थिंकिंग है उसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर दूसरा अपने विचारों को शो कर रहा है, बताना चाहता है, तो उसके विचारों को हम कैसे समझें, है ना। तो यहाँ पे हम अपने संज्ञान का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लगभग 2 या 3 वर्ष की उम्र में उनमें जो कि आल्ट्रिज्म है और एम्पैथी है, इसका जो यह गुण है वह विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल पढ़ने से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। थोड़ा टाइम तो हमें लगता है, लेकिन जस्ट मोटिव ये रहता है मेरा कि भैया आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना, ताकि अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको ईजिली से क्वेश्चन को हल कर पाओ, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि 2 वर्षीय पिंटू रितु के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते जब रितु को कह रहे हैं चोट लग गई और वह रोने लगी, तो पिंटू ने उसे चुप कराने की कोशिश की, परंतु जब रितु चुप नहीं हुई तो वह अपनी माँ और माँ को उसे चुप कराने के लिए वहाँ पे बुला लाता है। कह रहे हैं यह याद कर कि जब वह रोता है तो उसकी माँ उसको क्या है, प्यार देती है, जहाँ उसको मीन्स सॉफ्टली तरीके से उसके साथ बिहेव करती है। तो उसने यह सोचा कि उसकी माँ को देखकर रितु को भी कहीं ना कहीं सॉफ्टली बिहेवियर मिलेगा और उसको सांत्वना मिलेगी और बच्ची चुप हो। अन्य एग्जाम्पल दिया है, कह रहे हैं बालिका चिंकी ने भी किसी अन्य की भावनाओं के प्रति एक अंतर्दृष्टि दिखाई। कह रहे हैं वह जिस कमरे में खेल रही थी वहाँ उसके चाचा जो है चिंतित और परेशान मुद्रा में बैठे हुए थे। अपने खेल के दौरान कह रहे हैं चिंकी ने अपने चाचा से कई बार बात करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके व्यवहार में इससे भिन्नता को देख चिंकी बीच बीच में उनकी तरफ देखती रही। कुछ समय पश्चात उसने अपनी मनपसंद जो गुड़िया है उठाई और उन्हें देखने लगी, इस आशा में कि जिस प्रकार गुड़िया पाकर वह स्वयं खुश हो जाती है उसी प्रकार कह रहे हैं उसके चाचा भी क्या है, खुश होंगे। इस आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे यह कह रहे हैं कि यह नहीं समझ पाते कि दूसरे व्यक्तियों की सहायता करते समय उन्हें वह क्या करना चाहिए, लेकिन जो भी मीन्स उन्हें चीज़ें सीखी होती है जैसे भी, तो वो उस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे कि चिंकी ने जो भी चीज़ सीखी हुई थी, अगर वह गुड़िया पा करके खुश हो जाती है तो कहीं ना कहीं चाचा भी गुड़िया पा करके खुश हो जाएंगे। हालांकि सिचुएशन कुछ अलग है, लेकिन वह यहाँ पे समझ रही है जो उसके चाचा की चिंता है और जो भी उसकी मीन्स स्ट्रेस है या जो भी उसका डिप्रेशन है उसको समझने की वह कोशिश कर रही है। होप के यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे हमारे पास यहाँ पे देखो कह रहे हैं बच्चों में समानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है कि उनका कह रहे हैं उनका यहाँ पे स्थान अपनी क्रियाओं के परिणामों पर केंद्रित करना चाहिए और उन्हें समझाना कि उनकी क्रियाओं का दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि बच्चों को जो भी सहानुभूति है, परोपकारिता है, इस व्यवहार को सिखाने के लिए बच्चों को मीन्स आपके द्वारा जो भी कुछ किया गया व्यवहार होता है या क्रियाएं होती हैं, तो उसको आपको ये समझाना चाहिए कि आपके द्वारा जो भी एक्टिविटी आप करते हैं तो उसका चीज़ों पर, सिचुएशन पर या किसी अन्य व्यक्ति पर, बच्चे पर, किसी पर भी मीन्स क्या है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये आपको समझाना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे पेरेंट्स को कह रहे हैं कि लंबे चौड़े भाषण नहीं देने चाहिए, ठीक है। उसको सिंपली सॉफ्टली तरीके से प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है। बच्चों की ही भाषा में आप समझा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो ना कि यहाँ पे लिखा है कि बच्चे लंबे चौड़े जो स्पष्टीकरण होते हैं उसको नहीं समझते। जस्ट सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि आपको अपनी दीदी को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसे चोट लग सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे चीज़ों को समझ आएंगे, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे जो पालन करता है, केयर गिवर है, और बालिका के आपसी जो संबंध है, बालिका के परोपकारिता के व्यवहार पर जो बहुत प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मीन्स केयर गिवर रहता है या पेरेंट्स रहते हैं उन पर भी मीन्स कहीं ना कहीं मीन्स उनको भी कहीं ना कहीं जो व्यवहार है अपना इस तरीके का रखना चाहिए ताकि आगे जाकर के बच्चों पर उसका इफेक्ट पड़े। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे जिनके माता पिता उनके प्रति संवेदनशील या स्नेहशील या एक हेल्पफुल तरीके का व्यवहार रखते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्या है, एम्पैथी या ज़्यादा आल्ट्रिज्म शो करते हैं, ठीक है, ज़्यादा परोपकारिता का गुण रखते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों के माता पिता मीन्स इस तरीके की जो भी व्यवहार है जहाँ उनसे एक मीन्स हम कह सकते हैं कि शोषण भरा व्यवहार करते हैं, जिसमें उनको बार बार इग्नोर होना पड़ता है, बच्चों को बार बार बच्चों का माता पिता को वो क्रोध झेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे मीन्स कहीं ना कहीं जाकर के आगे उनमें जो काइंडनेस की भावना होती है या परोपकारिता की भावना होती है वे कहीं ना कहीं दब जाती है। तो फिर बच्चों में भी जो एक अग्रेसिव तरीके का गुण है या एक क्रोध है वो बच्चों में विकसित हो जाता है, ठीक है। मीन्स सिंपली यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो केयर गिवर है और यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं लगभग 3 वर्ष की उम्र के आसपास बच्चे लोगों की भावनाओं को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि व्यक्ति की सहायता के लिए वे वही करने लगे हैं जो व्यक्ति चाहता है, ठीक है। मीन्स जिस तरीके की उसको नीड होती है तो वो उसी तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो लगभग 3 वर्ष की उम्र तक बच्चे अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं ये चीज़ मायने रखते हैं कि पेरेंट्स या केयर गिवर है उसको भी बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो
अच्छे रखने चाहिए, मीन्स उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, यहाँ पे ये चीज़ मायने रखती है। यदि पेरेंट्स बच्चों के प्रति ज़्यादा सॉफ्टली सेंसिटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, तो वह ईजिली तरीके से फीलिंग्स समझ लेते हैं, उनमें परोपकारता या एम्पैथी का गुण आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं तो हम कह सकते हैं कि भाई फिर बच्चों में कुछ क्या है, जो अग्रेसिवनेस है या काइंडनेस, अग्रेसिवनेस का गुण आएगा या काइंडनेस की जो भावना है वो दब करके रह जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म आई है वो है भय, क्रोध और आक्रामकता, ठीक है। मीन्स जो एक डर है, ठीक है, ये एक एंगर है और एक अग्रेसिवनेस है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों द्वारा एंगर और जो अग्रेसिव व्यवहार है इस उम्र में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। बच्चों को अपने भावों को व्यक्त करने का के समुचित तरीके बताना, कह रहे हैं, समाजीकरण का एक लक्ष्य होता है। तो कह रहे हैं इसमें हम बच्चों में भय, क्रोध और आक्रामकता है, जो आक्रामकता है उसकी भावनाओं के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। और पालनकर्ता को कह रहे हैं इससे निपटने के लिए कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फील करते हैं जो केयर गिवर हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भय की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं एक नवजात शिशु है, एक जो अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया है, तो कह रहे हैं वह किसी तेज आवाज़ या कोई ऐसी गतिविधि जो अचानक हो जाती है, जैसे कि बिजली का कड़कना हो गया है ना, बादलों का गर्जना हो गया, तो वह उससे चौंक जाते हैं। कह रहे हैं बाद में बच्चे अनजान जो व्यक्ति होते हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ कोई व्यथा होती है, जहाँ कोई पालनकर्ता से बिछुड़ने का जो डर है वो भी यहाँ पे दर्शाने लग जाते हैं। कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चा वातावरण का अनुभव करते हैं और घटनाओं को समझने लगते हैं, उनके अनुभव और विकसित होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और वातावरण को, घटनाओं को समझने में उनमें, कह रहे हैं, जो एक डेवलपमेंट है वो होती जाती है। वैसे वैसे वे, कह रहे हैं, जानने लग जाते हैं कि भय पैदा करने वाली, मीन्स डर पैदा करने वाली जो वस्तुएं हैं या सिचुएशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। वातावरण के साथ जैसे जैसे उनका कॉन्टैक्ट बनता जाता है वो ये चीज़ें समझ जाते हैं। तो कह रहे हैं जब कोई वयस्क बालिका को तेजी से आ रही साइकिल की राह से हटाता है तो बालिका वयस्क के भय को महसूस करती है और उस भय को अपना लेती है और आगे मीन्स फ्यूचर में इस जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन से क्या है, अवेयर रहती है, ठीक है, क्योंकि वह उस टाइम पे उसने जो साइकिल है, ठीक है, तो उससे हट जाने, मीन्स अगर उससे न हटती तो एक्सीडेंट होता है ना, तो मीन्स इस तरीके की सिचुएशन को उसने दूसरे का जो भय था, डर था, उसको समझ लिया था, फिर आगे उसने अपने फ्यूचर में इसको क्या है, अप्लाई कर लिया इस चीज़ को। कह रहे हैं बादलों का जो गर्जना होता है, बिजली का चमकना होता है, अंधेरा होता है ना, तो कुछ बच्चे, ये चीज़ें कुछ बच्चों को भयभीत करती हैं, खासकर यदि वयस्कों ने, कह रहे हैं, ऐसा दर्शाया हो। संभव है, कह रहे हैं, कि बालिका का एक कुत्ते के साथ अगर जो एक्सपीरियंस है वह बुरा हुआ है तो वह कुत्तों से डरेगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि सभी बच्चे भय की भावना अनुभव करते हैं। थोड़ा भय महसूस करना जरूरी भी होता है क्योंकि यह बच्चों को जो भी एक रिस्की सिचुएशंस होती हैं, खतरनाक स्थितियाँ होती हैं, उससे दूर रखता है, उससे मीन्स उस सिचुएशन में जाने से बच्चों को रोकता है। तो कह रहे हैं जब बच्चे डर की भावना में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वह सावधानी भी बरतते हैं। बड़े होते होते बच्चे कई प्रकार के जो डर हैं उससे वह क्या है, उसको हैंडल कर लेते हैं, उसको वश में करना, कंट्रोल में करना वो सीख जाते हैं। जो बालिका, कह रहे हैं, कुत्तों से डरती थी किसी टाइम पे, जब वह बड़ी हो जाती है तो वह इस चीज़ को भी समझ लेती है कि भाई हर जो कुत्ता है, डॉग है, वह नहीं काटता, ठीक है। तो इस चीज़ को भी वह समझ लेती है कि सारे कुत्ते काटने वाले ही नहीं होते। ज़्यादा जो डर है, ठीक है, बालिका को अन्वेषण के प्रति भी भयभीत कर सकता है। अत्यधिक डर के मारे बालिका कोई नई सिचुएशन होती हैं या वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो उसको उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आती या उनको अजमाती नहीं है, ठीक है। तो इससे मीन्स कहीं ना कहीं जो डिस्कवर करने की उसमें एबिलिटी होती है वो भी दब जाती है, ठीक है, वो दब सकती है। तो कभी कभी एक विशिष्ट भय है जो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, तो वह जो अन्वेषण करने की जो योग्यता है उसको दबा सकता है, ठीक है। सो इस चीज़ से भी हमें क्या है, बच्चों को छुटकारा पाने में मदद करनी चाहिए। आगे हमारे पास देखो क्रोध और आक्रामकता, मीन्स जो एक एंगर है और अग्रेसिव है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं क्रोध किसी भी सिचुएशन को संभाल न पाने के प्रति जो एक रिस्पॉन्स होता है हमारा, हमारे सामने बहुत सारी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम क्रोधित हो जाते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई क्रोध में, एंगर में हम स्वयं को या दूसरों को भी हानि पहुंचा देते हैं, ठीक है। सो कह रहे हैं आक्रामकता को इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह व्यवहार जो किसी व्यक्ति या वस्तु को हानि पहुंचाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाए। जब हम इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि जहाँ पे हमारा जो मोटिव रहता है वो दूसरों को हानि पहुंचाने का, दूसरों का नुकसान करने का, ठीक है, दूसरों को मीन्स मार करके, पटक करके, ठीक है, चोट पहुंचाने का जो हमारा एक उद्देश्य रहता है, तो उस तरीके के व्यवहार को हम कह सकते हैं अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। सो बच्चे कह रहे हैं कि दूसरों को मार करके, वस्तुओं को पटक करके, उन्हें उनको पकड़ करके अगर वह तोड़ मरोड़ देते हैं, ठीक है, उनको ठोकर मार देते हैं, तो इट मीन्स वह क्या है, एक आक्रामकता का व्यवहार दर्शा रहे हैं। हमारे पास गाइस क्रोध जो एक आक्रामकता और भय है
ठीक है, इसकी भावनाएँ कैसे विकसित होती हैं, ठीक है। तो ये सिंपली मीन्स जब हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है कि हमें उस सिचुएशन में कई बार हम विफल हो जाते हैं, या मीन्स हमारी जो हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होती, या सिंपली अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होती, ठीक है। सिंपली कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहीं जाते हैं और वहाँ पे खिलौना खरीदना चाहते हैं, और अगर हम वहाँ पे खिलौना उसको नहीं लेकर के देते तो वह रोने लग जाता है ना? तो वो भी एक तरीके का क्रोध ही तो है, ठीक है? तो वह क्रोध दर्शाने लग जाता है, ठीक है? सो ज़मीन पर लेट कर के वह मीन्स इस तरीके की एक्टिविटी करता है कि भई हाथ पैर मारने लग जाता है ना? तो यह एक तरीके का वह क्रोध शो कर रहा है। तो इन मीन्स इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो सिंपली आपने ये चीज़ अपनी चाहे कॉपी पर नोट कर लो, जस्ट चाहे आप सुन लो कि बच्चों को जो एक पेरेंट्स है, जहाँ केयर गिवर है, तो वह बच्चों के प्रति सिंपली सेंसिटिव होना चाहिए, सॉफ्टली होना चाहिए। बच्चों को एक प्यार की भावना से समझाना चाहिए, ठीक है? किसी भी सिचुएशन है, ठीक है? अगर बच्चे इस क्रोध करते हैं या एग्रेशन का बिहेव शो करते हैं, तो उसको प्यार की भावना से एक सेंसिटिव तरीके से समझाना चाहिए, ठीक है? कि भई उसको समझाना चाहिए जो आक्रामक व्यवहार है, ठीक है? अगर आप करोगे तो इससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, चोट पहुँच सकती है ना? तो कहीं न कहीं आपके जो कि आपको मीन्स लोग गंदा बच्चा कहेंगे, अच्छा बच्चा नहीं कहेंगे, है ना? तो उसको मीन्स इस तरीके से जो हम कह कर के बताते हैं कि दूसरे लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, है ना? आपकी निंदा करेंगे, तो कहीं न कहीं फिर उन्हें लगता है कि भई नहीं, उसे तो अच्छा बनना पड़ेगा, है ना? सो मीन्स बच्चों के आक्रामक व्यवहार को कम करना चाहते हो, तो पहले उसको आपके जस्ट जो रीज़न होते हैं, कारण होते हैं, उसको समझो। कहीं आप यही मत सोच लो कि भई यह तो है ही, शुरू से ही शरारती है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दो कि भई यह तो शुरू से ही शरारतें करता है, यह तो ऐसा ही है ना? नहीं, ये जो एक रीज़न रहता है, जो एक उसका बैकग्राउंड सिचुएशन है, उसको आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? बच्चे पालनकर्ता के स्नेह के प्रति जो है वहाँ पे सुरक्षित जब महसूस करेंगे, सुरक्षा की भावना उसमें आएगी, तो जो उसका आक्रामक व्यवहार है, ठीक है, जो उसका क्रोध से रिलेटेड बिहेवियर है, वो क्या है कहीं न कहीं कम हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके की सिचुएशंस को आप हैंडल आउट आपको करना पड़ेगा, जस्ट उसके कारणों को जान करके, ठीक है? सो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया है, ठीक है? ये है स्वयं संकल्पना, जिसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट सिंपली बोल सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ आप एक्सटर्नल नॉलेज है वो भी थोड़ा बता देता हूँ। मैंने इसलिए कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं कई बार आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सो यदि सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करूँ, सो आपने यहाँ पे एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो याद रखना है, जिसका नाम है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, ठीक है? कार्ल रोजर्स उन्होंने जो सेल्फ कांसेप्ट है इसको 3 कैटेगराइज़ में डिवाइड डिवाइड किया था। 3 कंपोनेंट, जिसको हम 3 कंपोनेंट बोल सकते हैं। 3 कंपोनेंट दिए इन्होंने, ठीक है? वो कौन-कौन से थे? सेल्फ के 3 कंपोनेंट दिए इसने, वह कौन-कौन से थे? वो आप लिख सकते हो। एक था सेल्फ इमेज, दूसरा था हमारे पास सेल्फ एस्टीम, और तीसरा था सेल्फ आइडियल, ठीक है? सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ आइडियल, ये रोजर्स कार्ल रोजर्स ने दिए थे। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो, ठीक है? ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जो मेन साइकोलॉजिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट और है, जिसका नाम है मीड, ठीक है? इसका पूरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो इन्होंने ना एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ। थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ। तो इस थ्योरी में इन्होंने, इस थ्योरी को आई मी एंड सेल्फ थ्योरी भी कहा जाता है। आई मी एंड सेल्फ थ्योरी, ठीक है? क्योंकि इसमें भी इन्होंने 3 ही कंपोनेंट दिए थे। एक तो आई, एक मी और सेल्फ, ठीक है? आई, मी और सेल्फ कंपोनेंट दिया था। ऐसे ही एक थे भंडूरा, ठीक है? इसके बारे में तो आप जानती हो, अल्बर्ट भंडूरा, ठीक है? सो इन्होंने एक टर्म दी थी, वो है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मीन्स आत्म दक्षता। जो स्वयं कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं हम, उसके प्रति हमारा जो विश्वास है वो सेल्फ एफिकेसी में आता है। तो यह एक टर्म दी थी अल्बर्ट भंडूरा ने, ठीक है? तो ये आप याद रखोगे। ये सेल्फ से रिलेटेड कुछ जनरल सी बातें थी, कुछ नॉलेज नॉलेज थी, जो कि आप याद रखोगे। तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं सेल्फ का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम।
कह रहे हैं यह स्वयं संकल्पना मैं कौन हूँ प्रश्न का उत्तर देती है। मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं जो सेल्फ कंसेप्ट है, इसमें हम स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हम क्या हैं। अगर आप अपने बारे में सोचो तो आप अपने बारे में क्या कुछ सोच सकते हो, तो इसमें आपके जो आपके गुण है, आपका एक जेंडर है, जो आपकी एक पहचान है, ठीक है, जो आपकी एक मीन्स किसी भी तरीके से विश्वास, आपके कल्चर, आपकी मीन्स भाषा, कुछ भी, तो जो भी आप अपने बारे में कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ का अगर मैं प्रश्न दूँ तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ। यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक नाम भी बता सकते हो कि भाई मैं संदीप हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम संदीप है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई मैं राम हूँ, श्याम हूँ, रीता हूँ, गीता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग आप अपनी पहचान बता रहे हो, जेंडर के अकॉर्डिंग पहचान बता रहे हो कि भाई मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। यहाँ आप एक धर्म के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, है ना। तो जब ये सारी चीज़ें क्या है, स्वयं संकल्पना में ही आती है, ठीक है। सो कह रहे हैं यह स्वयं के बारे में एक जो हमारा वर्णन रहता है, जो हम अपने आप को बताते हैं, अपनी एक पहचान बताते हैं, तो व्यक्ति की स्वयं संकल्पना ही होती है। तो इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत सारे इसके डिमेंशंस हो सकते हैं। जैसे कि वह शारीरिक गुणों के आधार पर भी बता सकता है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, शारीरिक गुण है भाई उसके, ठीक है। वह लड़का है, लड़की है, ये भी एक शारीरिक गुण हो सकता है, ठीक है। उसके द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों से भी वह बता सकता है कि भाई मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कारपेंटर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक पेंटर हूँ, है ना। तो वह जो भी कार्य करता है, जो भी उसका प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी वह अपने आप को बता सकता है। वह अपनी जो भी गुण है, जैसे कि यह मेरी औसत लंबाई है, मैं कबड्डी खेल सकता हूँ, मैं बुन सकती हूँ, मैं स्वयं स्कूल जा सकती हूँ। स्वयं संकल्पना में व्यक्ति की जो भी उसके इंटरेस्ट रहते हैं, जो भी उसके बिलीफ हैं, जो भी उसकी एटीट्यूड है, जो भी उसकी एप्टीट्यूड है, मनोवृत्तियाँ हैं, जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, व्यवहार है, वो सब कुछ यहाँ पे बता सकता है, ठीक है। मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ, तो वह अपने क्या है, अपना जो टेम्पर है उसके बारे में बता रहा है, अपना जो नेचर है उसके बारे में बता रहा है। मैं आसानी से चित्र बना सकता हूँ, तो वह अपनी योग्यता के बारे में यहाँ पे बता रहा है। मुझे मिठाई पसंद है, ठीक है, तो वह किन चीज़ों को लाइक करता है, किन चीज़ों को लाइक नहीं करता, उस चीज़ों को बता रहा है। मेरे विचार से मैं ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा ईमानदार होना, ठीक है। तो यह वह अपना जो एक विशेषता है या गुण है उसको बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, संकल्पना के ही हिस्से हैं। ऐसे ही जेंडर कॉन्सेप्ट भी स्वयं संकल्पना का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने जेंडर के प्रति जो है एक पहचान बताता है कि लड़का होना या लड़की होना। तो बच्चे का लड़का होना या लड़की होना लगभग 2 वर्ष की आयु में यह क्या है, विकसित मीन्स उसे पता चल जाता है कि वह लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लेकिन ये कहा गया है कि समय के साथ लिंग स्थिर रहता है, तो यह बच्चे की समझ होती है एक। तो मैं एक इसमें थोड़ा और बता देता हूँ, यह एक थ्योरी है, जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, ठीक है। जेंडर कॉन्स्टेंसी अगर इसमें आगे आएगा तो बता देंगे, लेकिन थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं फिर बता दूंगा। जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी इसमें आती है, ठीक है, जिसमें वह इस तरीके की थिंकिंग रखता है कि समय के साथ लिंग है जो वो स्थिर रहता है या बदल जाता है, ठीक है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग जो जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी दी थी कोलबर्ग ने, उसके बारे में हम बातचीत कर देंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे और देख लेते हैं। एक यहाँ पे एक और टर्म आई है सेल्फ स्टीम, ठीक है, जो भी हमने पीछे कार्ल रोजर्स ने जो 3 कंपोनेंट बताए थे उसमें आया था ना सेल्फ स्टीम, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम में हम कह सकते हैं कि वह एक अपनी रिस्पेक्ट बताता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं स्वयं संकल्पना का भी यह एक हिस्सा है, जिसमें कुछ जो निर्धारित मानक होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसके अनुसार स्वयं के बारे में वह निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह स्वयं को क्या मान्यता देता है, ठीक है। मीन्स किस हद तक व्यक्ति अपनी नज़रों में अपने आप को समझता है, अपने आप को पूरा उतरता है, कह रहे हैं वह स्वयं कह रहे हैं मान्यता व्यक्ति के स्वयं मूल्यांकन पर आधारित होता है कि वह अपने आप को किस तरीके से असेस कर रहा होता है, जज कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है, ठीक है। कि क्या मैं वैसा व्यक्ति हूँ जैसा मैं चाहता हूँ? क्या मैं उतना योग्य हूँ जितना मुझे होना चाहिए? इस तरीके के अगर प्रश्न आपके माइंड में आते हैं, तो इस प्रश्न का अगर आप उत्तर देते हो, तो इट मीन्स आप में सेल्फ एस्टीम का गुण है। जो व्यक्ति अपने आप को हाँ द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर पाते हैं, तो वह स्वयं मान्यता मीन्स उनका ऊँचा है, मीन्स उनका जो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है? वो क्या है, हाई लेवल पर है या पॉजिटिव है, ठीक है? और अगर आप नहीं मान रहे इन चीज़ों को, तो इट मीन्स आपका जो सेल्फ एस्टीम है, वो लो लेवल पर है, वह डाउन है कहीं न कहीं, ठीक है? सो आगे हमारे पास आता है स्वयं संकल्पना
के व्यवहार के कह रहे हैं स्वयं संकल्पना व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों को स्थायी महसूस करता है और फिर उन्हीं अनुभवों का चयन करता है जो कि उनके प्रति धारणा से अनुरूप है। ठीक है, मीन्स कह रहे हैं कि जो सेल्फ कंसेप्ट होता है व्यक्ति के व्यवहारों को ये चीज़ें क्या है प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति अपने गुणों को स्थायी महसूस करता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो गुण होते हैं हमारे वह स्थायी नहीं होते, वह कभी बदल भी जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि एक बालिका जो है समझती है कि वह रस्सी कूदना नहीं सीख सकती, तो यहाँ पे अगर वह इस चीज़ को स्थायी मान लेगी तो यहाँ पे उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं डाउन चला जाएगा। मीन्स अगर उसने सोच लिया कि वह रस्सी कूद ही नहीं सकती तो वह कभी भी फिर सीखे भी नहीं रस्सी कूदना। ठीक है, तो कह रहे हैं उस बालिका के व्यवहार से बिल्कुल अलग होगा जो विश्वास रखती है कि वह रस्सी कूदना सीख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो बच्चियों के बारे में कहा गया है कि एक का तो यह विश्वास है कि वह कभी भी रस्सी कूदना सीख नहीं सकती, तो फिर वह मीन्स उसने पहले ही उसमें नेगेटिव विचार आ गए हैं, जो भी उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पहले ही नेगेटिव चला गया है, तो वह ट्राई भी नहीं करेगी रस्सी कूदना सीखना। लेकिन जिसको विश्वास है कि वह कूद सकती है तो इट मीन्स यहाँ पे वह ट्राई तो करेगी, दूसरी लड़की ट्राई तो करेगी। हालांकि वह सीखेगी या नहीं ये आगे की बात है, लेकिन ट्राई करना तो बनता है ना। ठीक है, सो ये चीज़ें मीन्स हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट में आती है। सो इसमें थोड़ा ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एग्जाम्पल पढ़ने से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो कह रहे हैं पहली बालिका रस्सी कूदना सीखने से बचना चाहेगी। अगर हम पहली बालिका की बात करें जो यह उसने सोच लिया है कि भाई वह रस्सी कूदना नहीं सीख सकती, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वह रस्सी कूदना सीखने से बचना चाहेगी। बच्चों के साथ नहीं खेलेगी जो वह रस्सी कूदने वाला खेल जो अगर खेल रहे हैं। अगर बच्चे दबाव डालकर उसे खेलने के लिए तैयार भी कर लेंगे, ठीक है, तो वह खुद कहेगी कि तुम जानते तो हो कि भाई भाई वह नहीं कूद सकती, रस्सी कूदना उसे नहीं आता। यदि वह खेलने भी लगेगी उनके दबाव डालने पर, तो वह इस प्रकार खेलेगी कि जिस प्रकार वह, क्योंकि उसे विश्वास हुआ पड़ा है कि भाई वह गिर सकती है, मीन्स वह दूसरों के सामने भी उसी तरीके की एक्टिविटी करेगी कि भाई उसे नहीं आता रस्सी कूदना, है ना। तो जैसे कि कूदते समय कह रहे हैं वह रस्सी को नहीं देखेगी या गिर जाएगी, तो यह बालिका रस्सी कूदना सीखना भी नहीं चाहती और उस मीन्स उसे विफलता का डर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि जो उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ अस्टीम है वो यहाँ पे क्या हुई पड़ी है, निम्न हुई पड़ी है। मीन्स वो क्या है, लो चला गया है, वो डाउन चला गया है। जो सेल्फ स्टीम है वो कहीं ना कहीं डाउन चली गई है, उसमें नेगेटिव थिंकिंग भरी पड़ी है बच्चों में। ठीक है, तो अगर ऐसी ही सिचुएशन में दूसरी बच्ची की बात करें तो वो ट्राई करेगी जरूर रस्सी कूदना सीखना। ठीक है, और वह बार बार ट्राई करेगी और वह आगे जा करके सीख भी जाएगी रस्सी को। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो यह एक स्वयं संकल्पना है इसका एक चक्कर बनता है व्यवहारों के साथ। ठीक है, कि भाई जो अगर हम में कोई ना कोई स्वयं में कोई ना कोई विचार आया, देखो आते तो सारे विचार ही हैं, स्वयं संकल्पना एक तरीके का विचार ही है हमारे माइंड में, और उस विचारों के उत्पन्न होने पर हम व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आगे जाकर के मीन्स उस व्यवहार में अगर सफल हो जाते हैं, ठीक है, तो स्वयं संकल्पना हमारी सफल हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सो यह मीन्स जो एक चक्कर चल रहा है कि स्वयं संकल्पना आई व्यवहार किए, फिर स्वयं संकल्पना आई व्यवहार किए, फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट बना, फिर व्यवहार किया। ठीक है, तो इसका चक्कर लगातार चलता जाता है और हम व्यवहारों को सीखते जाते हैं। ठीक है, तो भाई उसके बाद हमारे पास स्वयं संकल्पना का विकसित होना एक टॉपिक आया है, इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं यह समझना कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों से अलग या अलग होता है एक स्वयं संकल्पना के विकसित होने में यह पहला चरण है। मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चे का कब विकसित होता है, जब बच्चा यह समझ लेता है कि भाई वह दूसरों से अलग है, तो इट मीन्स उसका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित हो गया। जीवन के शुरू में कह रहे हैं शुरुआती जो महीने होते हैं उसमें बच्चे अपने और दूसरों के बीच भेद नहीं कर पाते। वह समझते हैं कि वे दूसरों से शारीरिक रूप से अलग है। तो ये चीज़ कब उसमें आ रही है, वे इस चीज़ को कब समझ पाते हैं कि, तो कह रहे हैं आप जानते हैं कि लगभग 8 या 9 महीने के आसपास ये चीज़ बच्चे समझने लग जाते हैं कि भाई उनका क्रियाओं पर उनके द्वारा की गई क्रियाएं हैं, तो मीन्स उनका वस्तुओं पर या दूसरे लोगों पर क्या है प्रभाव पड़ता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि इस अवधि तक वे अपने आप को एक सब्जेक्ट के रूप में देखने लगे हैं, परंतु इस समय कह रहे हैं वे स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, जस्ट एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। ठीक है, व्यक्ति के रूप में स्वयं को देखना यह लगभग कह रहे हैं 15 से 18 महीने की उम्र में आता है। ये जो योग्यता है कि वह एक अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो कह रहे हैं जब शिशु स्वयं के बारे में उसको एक भावना जागृत होती है, कह रहे हैं बच्चों का स्वयं को दूसरों से अलग समझ पाने के लक्षण, जब वह अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो अपने आप को स्वयं में पहचानना। ठीक है, तो जब वह अपने आप को स्वयं को पहचानने लग जाते हैं, जहाँ मोबाइल में हम उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे खड़े हैं, तो वो अपनी
अपनी तस्वीर को बच्चा जब पहचान लेगा, ठीक है, कि मैं वो वहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स यह क्या है, उसका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे विकसित होने लग गया है, ठीक है। जब 9 महीने का बच्चा कह रहे हैं शीशे में अपना जो अपनी इमेज है, अपना प्रतिबिंब है, वह पहचान लेता है और तरह-तरह से मुँह बना कर के जो शीशे प्रतिबिंब प्रतिबिंब के शिशु के साथ किस प्रकार से अंतक्रिया करता है। मीन्स जो शीशे में उसको उसका इमेज दिख रही होती है, तो वह तरह-तरह के मुँह बना कर के उसके साथ जो भी इंटरैक्ट करता है, कॉन्टैक्ट करता है, हालाँकि होता वह वही है। तो वह चीज़ों को, जैसा कि आगे कह रहे हैं, 2 वर्ष के होने तक अधिकांश बच्चे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की फ़ोटो में से अपनी फ़ोटो को पहचान लेते हैं, जब अपना नाम फ़ोटो में को देख कर के अपना नाम पुकार देते हैं, ठीक है, कि भई राम यहाँ खड़ा है, श्याम यहाँ खड़ा है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसको मीन्स यहाँ पे सेल्फ इमेज इसको बोलते हैं, अपनी पहचान यहाँ पे बन गई है बच्चे की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, स्वयं संकल्पना का एक पहलू और आया है, जेंडर कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बताया था जब जेंडर कॉन्सेप्ट आएगा तो हम जेंडर कॉन्स्टेंसी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया है हमारे पास जेंडर कॉन्स्टेंसी, इसको हम देख लेंगे। कह रहे हैं लिंग संकल्पना के विकास के हमारे पास यहाँ पे 3 चरण आते हैं। जेंडर आइडेंटिटी आया है, तो कह रहे हैं बच्चों को अपनी जब लिंग और अन्य व्यक्तियों के लिंग की को सही मीन्स जब बच्चा अपने जेंडर के प्रति और दूसरों के जेंडर के प्रति जब उसको पहचान हो जाती है, तो इट मीन्स जेंडर आइडेंटिटी हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वह यह बता पाना कि कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, लड़का है या लड़की, मीन्स इस तरीके की पहचान ही आती है। कह रहे हैं बच्चे पुरुषों और स्त्रियों के बीच का जो अंतर है काफ़ी जल्दी 15 से 18 महीने में ही बता देते हैं। तो यह जो योग्यता है लगभग 15 से 18 महीने में विकसित हो जाती है। ये प्रारंभिक भेद कह रहे हैं बाहरी विशेषताओं जैसे बालों की लंबाई या कपड़ों पर आधारित होता है। मीन्स जब शुरू में वह लड़का या लड़की कह कर के मीन्स जो जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यह जस्ट जो बाहरी सिचुएशन होती है, एक्सटर्नल जो यहाँ पे हमारे ट्रेड्स रहते हैं, बाहरी विशेषताएँ रहती हैं, उसको देख कर के बच्चे यहाँ पे जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसको लगता है कि जिसके बाल बड़े होते हैं तो वो लड़की हो सकती है और जिसके लड़कियों वाले कपड़े डाले होते हैं या जो लड़कों वाले कपड़े डालता है वो लड़का या लड़की हो सकता है। मीन्स यहाँ पे उसको एग्जैक्टली तरीके से जो जेंडर है, ठीक है, जो एक मीन्स हम कह सकते हैं शारीरिक गुण है, जन्मजात गुण है, उसके बारे में यहाँ पे नहीं पता चला। जस्ट उसको जो एक्सटर्नली हम अपना जो पहनावा रखते हैं, जहाँ जो हमारे जैसे कि ज़्यादातर है हमारे कल्चर में लड़कियाँ बाल बड़े रखती हैं और लड़के बाल छोटे रखते हैं, है ना? तो मीन्स इन चीज़ों को देख करके वो आइडेंटिफाई करते हैं जेंडर को। तो वह लगभग कौन से महीने में आता है चाहे वो 15 से 18। 2 वर्ष के बीच कह रहे हैं वह लगभग अपना जो जेंडर है वह सही तरीके से बता पाते हैं। 2.5 से 3 वर्ष की उम्र तक अधिकतर बच्चे लोगों के जो जेंडर है उसको ठीक प्रकार से पहचान लेते हैं। कह रहे हैं अभी भी ये इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि व्यक्ति उम्र भर एक ही लिंग के रहते हैं। मीन्स अब यहाँ पे उसको ना मीन्स जो जेंडर है वो उस चीज़ को नहीं समझते कि भई जो जेंडर है वह हमेशा कभी भी नहीं बदलेगा। मीन्स इस चीज़ के बारे में उसको नहीं पता होता। उसको मीन्स यह लगता है कि भई अगर कोई लड़का लड़की के कपड़े पहन लेगा, तो वह लड़की बन जाएगा और अगर कोई लड़की लड़के के कपड़े पहन लेगी या बाल छोटे कर देगी, तो वह लड़की बन जाएगी। मीन्स जेंडर सिचुएशन और समय टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये थिंकिंग बच्चे की लगभग 2.5 से 3 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि अभी उनमें जेंडर कंसिस्टेंसी आई ही नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद कह रहे हैं बच्चे में लिंग स्थिरता जहाँ पे समझ नहीं वो नहीं समझते इस चीज़ को, ठीक है। सो आगे हमारे पास कह रहे हैं कि शाला पूर्व बच्चों की अगर बात करें तो यहाँ पर आकर के उसको जो एक जेंडर रोल होता है या कंसेप्ट होता है वो बनाने लग जाते हैं। तो लगभग 5 या 6 वर्ष तक की अगर बात करें या 3 वर्ष के बाद की बात करें, ठीक है, तो इसके बाद मीन्स एक जेंडर कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन्स वो बच्चे कदम रखते हैं और इसमें जो जेंडर कंसिस्टेंसी है या कॉन्स्टेंसी है, इसके बारे में मीन्स उसका विकास हो जाता है, ठीक है, जेंडर कॉन्स्टेंसी का विकास हो जाता है। अब जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट आपने याद रखना है जिसका नाम है कोलबर्ग, ठीक है, इसका नाम है कोलबर्ग। कोलबर्ग ने थ्योरी दी जेंडर के अकॉर्डिंग, जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी। उसके इस थ्योरी के उन्होंने 3 पहलू दिए थे कोलबर्ग ने। कौन-कौन से? फर्स्ट इन्होंने बताया था जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया था जेंडर स्टेबिलिटी और थर्ड इन्होंने लिया था जेंडर कॉन्स्टेंसी, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर
कॉन्स्टेंसी, जी आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। लगभग जन्म से लेकर के 2 या 3 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 या 3 वर्ष तक की यह जेंडर आइडेंटिटी अवस्था है। जेंडर स्टेबिलिटी है जो, वो 2 या 3 से लेकर के लगभग 5 वर्ष तक की अवस्था, और 5 से लेकर के ऊपर तक की अवस्था जेंडर कॉन्स्टेंसी है। मीन्स लगभग 5 वर्ष तक बच्चे को जेंडर कॉन्स्टेंसी समझ में आती है। अब यहाँ पे जो इसके कुछ विशेषताएं हैं, जेंडर आइडेंटिटी की विशेषताओं में आपने याद रखना है कि उसको अपने लिंग की पहचान हो जाती है, लड़के या लड़की के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जस्ट जो बाहरी सिचुएशंस होती हैं जो हमने पढ़ा पीछे टॉपिक में, उसके अकॉर्डिंग वह जेंडर को आइडेंटिफाई करता है कि मीन्स अगर लड़के ने लड़की वाले कपड़े पहन रखे हैं तो वो उसको लड़की बोलेगा, अगर लड़की ने छोटे बाल कर रखे हैं तो वह उसको लड़का बोलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लड़के और लड़की के बारे में यहाँ पे जस्ट पता चल जाता है। जेंडर स्टेबिलिटी में उसको ये पता होता है कि भाई जो जेंडर है वो स्टेबल नहीं रहता, वह बदलता रहता है टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जेंडर टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं रहता, वह बदलता रहता है। यह योग्यता आती है जेंडर स्टेबिलिटी में, ठीक है। और जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी में उसको ये योग्यता विकसित हो जाती है कि जेंडर है वह एक कभी भी वह बदलता नहीं है, चाहे एक जन्मजात योग्यता है। जिस तरीके से बच्चे मीन्स किसी भी मेल या फीमेल है वह हमेशा मेल ही रहेगा, फीमेल नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि यह एक जन्मजात योग्यता है। तो टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जेंडर नहीं बदलता, यह लगभग 5 या 4 या 5 साल तक यह योग्यता बच्चों में विकसित होती है। और यह थ्योरी किसने दी थी? कोलबर्ग ने दी थी। तो ये आप याद रखोगे, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी, ठीक है। ये था हमारा जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी का टॉपिक। तो इसमें आगे हमारे पास जो टॉपिक आया है वो है सामाजिकरण, मीन्स सोशलाइजेशन, और सामाजिक व्यवहार के जो मानक है उसको सीखना। सो भाई बेसिकली सोशलाइजेशन के बारे में आप अच्छे से समझते हो कि भाई जब भी हम समाज के जो स्टैंडर्ड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसका जो कल्चर रहता है, उसके जो भी मानक है, उसको जब बच्चे समझते हैं, जब हम समझने लग जाते हैं, इट मीन्स हम सोशलाइजेशन में हैं, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे है, देखो कह रहे हैं बच्चे उन व्यवहारों, विश्वासों, मानकों, आदर्शों और मनोवृत्तियों को अर्जित करते हैं जो कि उनके संस्कृति समूह द्वारा उचित और मूल्यवान समझे जाते हैं। मीन्स जिनको अच्छा समझा जाता है, जिन गुणों को, जिन विश्वासों को, जिन मानकों को, ठीक है, तो बच्चे उनको ही अर्जित करते हैं, ठीक है। बच्चे सीखते हैं कि लड़के और लड़कियों, पुरुषों और स्त्रियों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए समाज में रह करके। जो बच्चे हैं वो परोपकारिता या स्वार्थी या उद्योगशील या पहल के अभाव वाली जो एक निश्चयात्मक या आज्ञाकारी, एक स्पष्ट वक्ता या शर्मीला, सहयोगी या स्वार्थी, मीन्स इस तरीके की जो पर्सनैलिटी है अलग अलग तरीके की, तो वह कैसे बन सकती है। फिर भी कुल मिलाकर बच्चे कह रहे हैं व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं और व्यवहारों को अपनाते हैं जो उनके परिवार और समाज वर्ग के लिए एक्सेप्टेबल होती है। मीन्स जो भी समाज या जो भी फैमिली मीन्स व्यवहारों को एक्सेप्टेंस देती है, ठीक है, तो उन्हीं व्यवहारों को यहाँ पे बच्चे अपनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं क्या दिया गया है आगे। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं परितोषिका और दंड, मीन्स जिसको बोला है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कह रहे हैं माता पिता और अन्य लोगों का बालकों को सामाजिक बनाने का यह एक तरीका है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अब दिया गया है कि आप बच्चों को कैसे सोशलाइजेशन में रख सकते हो, कैसे उसको सोशिएबल बना सकते हो, ठीक है, उसमें सामाजिकता का गुण कैसे विकसित कर सकते हो। तो कह रहे हैं यह एक आम सा तरीका है, आप उसको रिवार्ड या पुनिश करके। तो कह रहे हैं उचित व्यवहार करने पर जब माता पिता जब उसको पुरस्कार दिया जाता है या रिवार्ड देना, और गलत व्यवहार करने पर जब उसको दंड देना, ठीक है, तो ये यहाँ पे गुण आ सकता है, ये एक हम तरीका अपना सकते हैं। जिन व्यवहारों के लिए कह रहे हैं रिवार्ड दिया जाता है वे ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं, बालिका वही व्यवहार फिर अधिक करने लगती है, ठीक है। वह इन व्यवहारों को कई परिस्थितियों में क्या है जनरलाइज कर लेती है। माने मीन्स हर सिचुएशन में वह अच्छा व्यवहार ही करेगी कि कहीं मीन्स उसको क्या है रिवार्ड दिया जाए। तो रिवार्ड से तात्पर्य यही है कि भाई उसे जब हम प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उसको जब हम प्रोत्साहन देते हैं, उसको थपथपाते हैं, उसके उसके लिए मुस्कुराते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी हम सिचुएशन एक्टिविटी करते हैं, जब बहुत सारा इस तरीके का रिएक्शन देते हैं, जब बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं तो बच्चों को खुशी होती है, बच्चों को संतुष्टि होती है, ठीक है, तो वो उनके लिए क्या है कोई ना कोई रिवार्ड हो सकता है, ठीक है। तो फिर आगे जाकर के इसी व्यवहारों को बच्चे चुन लेते हैं कि भाई किस तरीके का व्यवहार करने पर उसको रिवार्ड दिया गया था, ठीक है। और यदि बच्चे गलत व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डांट दिया जाता है ना, उनको थोड़ा मीन्स पुनिश कर दिया जाता है, तो फिर उस व्यवहारों को वह क्या है इग्नोर करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें सजा मिली थी। आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि इस उम्र में बच्चे स्वयं अपने कौशलों से
प्रयोग कर उन्हें परखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि भाई बच्चे, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई बच्चे अपने आप फ्रीडम में रह करके कोई ना कोई कार्य करते हैं, वह अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं और स्वयं कार्य करने के लिए अपने आप को जोड़ देते हैं। यदि बालिका को अपने इन प्रयत्नों पर पालनकर्ता द्वारा निरंतर या प्रोत्साहन या क्या है रिवार्ड मिलता है, तो वह क्या है आगे फिर उसी तरीके की एक्टिविटी करती है और पहल करने की जो प्रवृत्ति है, मीन्स इनिशिएटिव है, इस चीज़ को मीन्स उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इस परिस्थितियों में वह स्वयं निपटने का जो आत्मविश्वास है वो उसमें विकसित हो जाता है और जो उसमें पॉजिटिव जो फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव वेव होती है, वो विकसित हो जाती है बच्चों में, और ऐसे ही उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी विकसित हो जाता है। तो यदि हमने पीछे भी पढ़ा था, यदि हम प्रतिबंध लगाएंगे तो बच्चे अन्वेषण नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनका जो भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसका लेवल डाउन हो जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का लेवल डाउन हो जाता है, शेम और डाउट की भावनाएं हैं वो विकसित हो जाती है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया है कि अधिकांश का यह भी विश्वास होता है कि हम जो भी बच्चे हैं उसके व्यवहारों को सुधार सकते हैं सिर्फ शारीरिक रूप से सजा दे करके, लेकिन ऐसा कई बार नहीं भी होता। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि बच्चे को थप्पड़ लगाना, बच्चे को डांट लगाना या उनके अवांछनीय व्यवहारों की उपेक्षा करना, मात्र यह कहना कि आप उनके कार्यों को पसंद नहीं करते और उनकी मनपसंद वस्तु उन्हें न देना, यह सब जो वस्तुओं के लिए बच्चों के लिए क्या हो सकती है, ये सारी एक्टिविटीज़ दंड हो सकती है। कुछ समय के लिए बच्चों को आप प्यार भी अगर नहीं करोगे तो भी वह उसके लिए एक दंड हो सकता है, परंतु दंड के इस तरीके का स्नेह न करना बार बार हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, बच्चों में एक इन्फीरिटी की भावना विकसित हो जाती है, इन्फीरियर टाइप से हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, मीन्स उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है बच्चों में। तो जो दंड है इसका आप ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। कह रहे हैं सामान्यतः इस उम्र में बच्चे जब कोई ऐसा कार्य करें जिसे आप पसंद नहीं करते तो आपको क्या करना चाहिए, कह रहे हैं उन्हें अनुशासित करने का सही तरीका है कि जब भी बच्चे गलत तरीके का व्यवहार करें या दिखाएं, उन्हें ऐसा करने से रोकना और ज़रूरत पड़ने पर हल्का सा डांटना चाहिए। जैसा कि बालिका शीशे का गिलास उठाने को आगे बढ़ती है और आप अपना हाथ आगे बढ़ा करके गिलास को खुद उठा लेते हो और आप कहते हो कि नहीं इसे मत उठाओ, यह कह करके बच्ची को तो रोक देते हो और गिलास को उसकी पहुंच से दूर कर देते हो। यह तरीका मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप उसको चिल्लाते हो या थप्पड़ मारते हो, उससे कहीं ना कहीं बेहतर है यह तरीका कि आप जस्ट उस गिलास को उसकी पहुंच से दूर रख दो और उसको थोड़ा क्या है बता दो कि आप कांच के गिलास को मत उठाओ। ठीक है, तो अगर पालनकर्ता कह रहे हैं बच्चों के कुछ अवांछनीय व्यवहारों की उपेक्षा करें तो ऐसा व्यवहार स्वयं कम हो जाता है। मीन्स यदि हम बच्चों के इस तरीके के व्यवहारों को इग्नोर करते हैं तो बच्चों का व्यवहार अपने आप ही क्या है कम हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके मीन्स सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं मीन्स एक केयर गिवर है या पेरेंट्स है उसको यह देखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से बच्चों को हम इस तरीके का ही दंड दें ताकि वह चीज़ों को समझ जाए। ठीक है, उसको पनिश करने का तरीका कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसको हम थप्पड़ लगा दें या उसको डांट लगा दें ऐसे कि भाई बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाए और उसकी जो भी भावनाएं हैं फीलिंग्स हैं वो दब जाए। ठीक है, और डीमोटिवेट हो जाए बच्चा। आगे हमारे पास आया है अवलोकन, जिसको ऑब्जर्व करना भी कह देते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सिंपली हमें पता है कि बच्चे ऑब्जर्व के द्वारा ही चीज़ों को सीखते हैं, समाज में वह दूसरों को देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है कि एक रिवार्ड और दंड के अतिरिक्त क्या है, अगर आप उसके सामने जो व्यवहार करके दिखाओगे, यदि पेरेंट्स या केयर गिवर अपना व्यवहार अच्छा रखेगा तो बच्चों पर उस व्यवहार का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो कह रहे हैं पुनिशमेंट और रिवार्ड के अलावा वयस्कों द्वारा कुछ बोली गई बातें होती हैं या एक्टिविटी होते हैं या कुछ उसके द्वारा संकेत होते हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया मीन्स बनाए रखते हैं बच्चों में। मीन्स बच्चे क्योंकि उस सिचुएशन को देख रहे होते हैं। ठीक है, वयस्कों को प्रतिदिन परिस्थितियों से निपटते हुए बच्चे देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। कह रहे हैं एक 4 वर्ष की बालिका जो अपने पिता की तरह बोलने का प्रयास करती है, उसे मीन्स ऐसा किसी ने सिखाया नहीं है, जस्ट उसने ऑब्जर्व किया है, उसके पिता को देखा है, तो वह उसका अनुकरण कर रही है। ठीक है, और अनुकरण करने का एक प्रमुख तरीका है कि वह वयस्कों के व्यवहारों को ही सीख रही होती है। इस प्रकार पालनकर्ता बच्चों के लिए क्या है एक प्रतिमान बन सकते हैं, मीन्स इसको बोलते हैं मॉडल। तो मॉडलिंग हमने पहले भी किया था कि बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी में जिसमें जिसके हम मुख्य मीन्स मेन जो थ्योरी का बेसिक पॉइंट था वो ऑब्जर्वेशन ही था। ठीक है, थ्योरी का, और ऑब्जर्वेशन के लिए वो इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं, अनुकरण, और अनुकरण के लिए मॉडल का होना जरूरी है, क्योंकि मॉडल होगा तो उसी को देख करके अनुकरण करेंगे। तो यह प्रतिमान एक तरीके का मॉडल ही है। ठीक है, तो मॉडलिंग के स्टेप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछे जा, तो बंडूरा की थ्योरी में मॉडलिंग के हमारे पास क्या स्टेप है ये आप याद रख लोगे।
मॉडलिंग के स्टेप, अटेंशन, रिटेंशन और प्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, ये कुछ हमारे पास स्टेप हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो ये स्टेप याद रख लोगे। सो गाइस, ये हमारा आज का टॉपिक था, आज की हमारी क्लास थी।